नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने जंग छेड़ी हुई है। संसद से सड़क तक जैनजी व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन के खिलाफ अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले युवाओं ने नेपाल की संसद भवन को निशाना बनाया, वहां तोड़फोड़ की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाई हैं, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। तो नेपाल की ओली सरकार ने जब सोशल मीडिया बैन करने का फैसला वापस लिया, तब तक विरोध हिंसा का रूप ले चुका था। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया, राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा कर लिया गया, देश के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। नेपाल में इस आगजनी के कारण से ओली सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और एक नाम जो प्रकाश में आया है वो नेपाल के मेयर बालेन्द्र शाह का है, जो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2022 में ऐसा श्रीलंका में देखा गया था। 2024 में बांग्लादेश में युवाओं के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के कारण से पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और ताजा मामला नेपाल का है, जहां ओली सरकार ने अपनी ही हार स्वीकार कर ली है। सोचने वाली बात है कि अचानक नेपाल में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में ये पूरा युद्ध सोशल मीडिया का है? नेपाल में हो रही हिंसा ने विश्व में एक ऐसे मुद्दे को उजागर किया है, वो मुद्दा है क्या सोशल मीडिया तो युवाओं के बीच इतना ताकतवर बन गया है जिसके सामने देश की सरकारें घुटने टेकने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनायक डॉक्टर मोहम्मद आमीन जी। स्वागत है आपका सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखा जाए कि नेपाल में जिस प्रकार से हालात बनते हुए जा रहे, तख्ता पलट जैसे हालात हैं और तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री दुबई जाने की सोच रहे हैं और जितने भी युवा हैं सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। देखा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री को चोटें आई हैं, उनके आवास पर पहुंच गए हैं। इन जो हालात जो बन रहे हैं, देखा जा रहा है कि जैनजी जो युवा हैं लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़ी इमारतों को अपने कब्जे में कर लिया है, एयरपोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया है। वहां पर देखा जाए सोशल मीडिया साइट को लेकर भी अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। उसे आप किस प्रकार से देखते हैं आमीन साहब? देखिए, जहां तक सवाल है नेपाल का, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जी। अभी आप चर्चा कर रहे थे बांग्लादेश और श्रीलंका की, उससे पहले आप देखिए वहां पर पाकिस्तान में भी इसी तरह हुआ कि इलेक्शन जबरदस्ती जीत के और उनको हरा दिया गया और वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पर जेल में हैं। अब इस तरह की जो स्थितियां होती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप बहुत दूर तक देखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के लिए भी अमेरिका को कहा गया था, बाइडेन सरकार का हाथ था उसमें और उन्होंने उनका स्वागत भी किया था। अब नेपाल की जब बारी है तो नेपाल के अंदर भी जो एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी गई यूथ के, जो कि 18 से आप 24 साल के यूथ हैं, इनके अंदर बीच में डाला गया कि ये सब ये सोशल मीडिया है। एक सोशल मीडिया ऐसा मीडिया है जिसको कोई भी नियंत्रित कर नहीं सकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आप देखा जाए इसका कोई बैन नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये कहूंगा भ्रष्ट सरकार थी। भ्रष्ट सरकार के कारण ही उन्होंने इस तरह की बातें की जो एक भड़क गया और ये इतना भड़का कि वहां के पार्लियामेंट को फूंक दिया लोगों ने, बच्चों ने, और वहां के राष्ट्रपति का घर जला दिया, प्रधानमंत्री का घर जला दिया। और यानी अब बड़े बड़े शहर है, काठमांडू है, पीरगंज है, धनगढ़ी है और ललितपुर है और भागलपुर है, इन जैसे शहरों में फ्लैग मार्च और यानी शूट आउट के ऑर्डर, कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी ये तूफान नहीं थमा। ये ऐसा तूफान था जैसे कि कहते हैं बादल फट जाता है। एक तो नदी बाढ़ लाती है, वो नहीं था ये फ्लो वाला, ये अटरनम था और ऐसा बस्ट हुआ, ये क्लाउड बस्ट बोलते हैं इसको। क्लाउड बस्ट के नाते ये इतनी पावरफुल था कि इस तरीके से बहाव में बहा ले गया। आप देखिए आज उनका एयरपोर्ट बंद है, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जा सकती। ये सब क्या दर्शाता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ विदेशी ताकतें तो ही हैं साथ में, लेकिन वहां का अपनापन, जो वहां के लोग हैं, चाहे आप देखिए इंटेलिजेंस हो, चाहे वहां की आर्मी हो, आर्मी के भी हथियार बच्चे छीन रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि उनके आर्मी के अंदर भी कोई जोश खरोश नहीं है। अब आप देखिए कि सबसे पहले आर्मी के हेड ने ये कहा कि साहब ये ओली साहब जो प्रधानमंत्री थे इस्तीफा दे, उसके बाद टेक ओवर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। वहां के राष्ट्रपति एड्रेस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप उनसे बात करना चाहते हैं।
आप ये देखिए भ्रष्टाचार वहां पर चरम सीमा पर था। इस चरम सीमा की हद हो गई। आप देखेंगे कि जिनके पहले भी जो इनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले पूर्व में भट्टाराय ही हो या प्रचंड रहे हो, अब के पी शर्मा ओली तो थे ही भ्रष्टाचार के रूप में लिप्त थे। ये सब यही दर्शाता है कि भ्रष्टाचार अंत गया। अभी मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था दोपहर में, उस समय मैंने देखा कि वो पत्रकार पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। उसके हाथ में मोबाइल था। वो ये कह रहा है कि हम भी इस प्रोसेशन में जा रहे हैं और हम यहाँ पर व्यापार करते हैं। यानी वो व्यापारी था। यानी हर वर्ग का आदमी इस प्रचंड आंदोलन के पीछे लग गया। अब आप देखिए इसके पीछे क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि वहां पर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त होने का कारण भी यही था कि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इकोनॉमिक वहां पे बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी जो आप देखेंगे तो ये जो जीडीपी है कितनी जीरो पहुंच गई है नीचे को। उनका जो इन्वायरमेंटल पोजीशन है, जिसकी वजह से आप देखेंगे वहां पे बाढ़ आ रही है, इकोनॉमिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वहां पे इंस्टेबिलिटी आ गई है, पावर स्ट्रगल हो रहा है। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट का चेंज होना 2008 के बाद से आप देखिए 13 गवर्नमेंट डिफरेंट बार चेंज हो चुकी हैं। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि वहां पे कोई अनरेस्ट शुरू से चला आ रहा है और हर एक जो भी आया वहां पर प्रीमियर, उसने जो है ये वहां पर करप्शन का अड्डा खोल दिया और हर तरीके से लूटा, जिसके कारण देश के अंदर इतना रोष पैदा हुआ है कि वहां के जो व्यापारी वर्ग हैं, यूथ के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी है। वहां पे फाइनेंस भी इनको किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो होती है, लेकिन खुद की भी होती है। आप देखिए उनका टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो चुका है। टूरिज्म में, जबकि हिंदू राष्ट्र है, वहां पर कितना वहां पर टूरिज्म जाता है, वो भी सब नीचे आ चुका है। कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे फ्लड है। वहां के यूथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ काम नहीं करना चाहते। देखिए उनकी जो फार्मिंग लैंड है वो बंजर हो चुकी है। वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता कि हम उसमें फार्मिंग करेंगे। अब ये सब, और ह्यूमन राइट्स की बहुत से, चाइल्ड लेबर का मामला है वहां पे आप देखिए। और तो और देखिए कि छोटे से देश के अंदर इसकी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, वहां भी रिफ्यूजी किससे हुए हैं? 10,000 से जी ज्यादा सर, तिब्बती बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।